नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारा खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पूरे 16 साल 4 महीने और 16 दिन के बाद, यानी पूरे के पूरे 5,980 दिन बाद मुंबई का गुनहगार अब भारत आ चुका है। भारत के कानून से इतने दिन तक बचने के बाद अब तहव्वुर हुसैन राणा का असली काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। पाराम एयरपोर्ट से बाहर निकलने और एनआईए के शिकंजे में आने के बाद उस पर चलेगा अब कानून का चाबुक। इसके बाद ये जो आईएसआई का ये जो डॉक्टर है वो तोते की तरह बोलेगा और पाकिस्तान के राज खोलेगा। और जिस तरह अंजाम तक पहुंचा था कसाब, अब देश की अदालत में राणा का भी होगा हिसाब। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे अगले 7 दिनों में राणा के साथ क्या क्या होगा, उसे कहां कैद रखा जाएगा, जेल में क्या इंतजाम होंगे, उससे कौन कौन से सवाल एनआईए पूछेगी, और हर पूछताछ के बाद लाहौर में क्यों कांपेगा हाफिज सईद और क्यों उड़ जाएगी इस्लामाबाद की नींद। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो मुंबई हमले के गुनहगार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 17 सालों का इंतजार खत्म हुआ और आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा चुका है। 17 साल पहले जिस आतंकवादी ने हिंदुस्तान को ऐसा जख्म दिया था जिसके घाव आज भी ताजा लगते हैं, आज वही आतंक का सौदागर जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत पहुंचा है। अमेरिका से 26/11 मुंबई हमले का आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एनआईए की टीम, 7 सदस्यीय टीम उसे लेकर दिल्ली के लिए निकली थी और आज एक विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट वो पहुंच गया। एनआईए ने बयान जारी कर बताया है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित करवा लिया गया है। बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए। और एनआईए ने इस दौरान यूएस डीओजे, अमेरिकी स्काई मार्शल के साथ साथ भारतीय खुफिया एजेंसियों और एनएसजी के साथ मिलकर काम किया। अब तहव्वुर राणा को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा सकता है और एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद राणा का मेडिकल कराया जाएगा और फिर एनआईए उसे कोर्ट में पेश आज कर सकती है। इसके बाद राणा को तिहाड़ जेल के हाईटेक सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जाएगा। और इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और इसके साथ ही दोपहर से ही स्वात कमांडोज भी एयरपोर्ट पर तैनात कर दिए गए थे और एयरपोर्ट के बाहर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस भी पूरी चाक चौबंद तरीके से वहां पर तैनात नजर आई। और तहव्वुर राणा के खिलाफ अब दिल्ली में मुकदमे की जमीन भी तैयार हो गई है। 26/11 आतंकी हमले से जुड़ी केस फाइल्स और ट्रायल कोर्ट के दस्तावेज अब दिल्ली की विशेष एनआईए की कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने अमेरिकी अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद आज ये कामयाबी का दिन आया है और राणा अब भारत आ चुका है। तो आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा चुका है। उसकी औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल है कि इस पूरे मामले की प्रक्रिया क्या होगी, कब उसका मामला अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचेगा, क्या उसको वकील मिलेगा या नहीं, अगर भारत का कोई वकील उसका केस नहीं लड़ना चाहे तो फिर क्या होगा। आइए इन सारे सवालों का पूरा सच जानते हैं। देखिए, राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है और सुरक्षा कारणों से उसकी ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है। और अदालत में पेशी के दौरान एनआईए राणा की कस्टडी की मांग करेगी, जिससे उसे हिरासत में रखा जा सकेगा और आगे की पूछताछ की जा सकेगी। और राणा से पूछताछ और जांच के लिए एनआईए ने 12 अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई है और पूछताछ पूरी करने के बाद एनआईए फाइनल या अपडेटेड चार्जशीट दाखिल करेगी। इसके बाद मामले की सुनवाई दिल्ली स्थित विशेष एनआईए अदालत में होगी। और फरवरी 2024 में पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई हमलों से संबंधित जो सारे ट्रायल्स के जो रिकॉर्ड थे वो दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये तय हो गया है कि राणा के खिलाफ कार्रवाई दिल्ली में ही चलेगी। और इस दौरान राणा को मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली के हाई प्रोफाइल तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। उसे तिहाड़ में विशेष कैदी का दर्जा मिलेगा, जिसके चलते उसे एकदम अलग और सुरक्षित वार्ड में रखा जाएगा। अगर तहव्वुर राणा
वकील लेना चाहेगा तो उसे इसका अधिकार होगा, लेकिन अगर कोई वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं होता है तो कोर्ट की तरफ से उसे खुद वकील मुहैया करवाया जाएगा। और भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 22(1) के तहत हर आरोपी को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार उसे मिलता है। अब सवाल उठता है कि सरकार की तरफ से राणा के खिलाफ कौन सा वकील केस लड़ेगा। तो केंद्र सरकार ने पहले ही इस मामले के लिए नरेंद्र मान को विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। यानी नरेंद्र मान एनआईए की तरफ से तहव्वुर राणा के खिलाफ केस लड़ेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को कह चुके हैं कि उसे भारत की कोर्ट में पेश किया जाएगा और राणा को संविधान के तहत सजा मिलेगी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि ऐसे आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए अमित शाह और नित्यानंद राय ने क्या कहा। मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। तो लंबे इंतजार के बाद आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में है और आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम पूछताछ भी करने वाली है। राणा का एनआईए से जब सामना होगा तो उससे 26/11 हमलों में उसकी भूमिका, लश्कर और आईएसआई से रिश्तों और हमले की योजना के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हम आपको वो सवाल बताने जा रहे हैं जो एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से हर हाल में पूछ सकती है। तो आइए जानते हैं राणा को किन किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो जांच एजेंसियां राणा से पूछेंगे कि मुंबई हमलों में उसकी भूमिका क्या थी, उसने डेविड कोलमैन हेडली को किस तरह से मदद पहुंचाई और उनका आपस का रिश्ता क्या था। राणा से यह भी पूछा जा सकता है कि हमले की योजना बनाने में उसका कितना बड़ा रोल था, उसने किस तरह से इस रोल को निभाया, ये राणा से पूछा जा सकता है। इसके अलावा राणा से पूछा जा सकता है कि हमलों के लिए जानकारी जुटाने में उसने क्या मदद की थी, किस तरह वो मुंबई आया और किस तरह से उसने आतंकी हमले के लिए मदद की थी, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके संबंध कैसे थे, कैसे ये संबंध बने, कैसे वो काम करता था, ये सब पूछा जाएगा। उससे ये भी पूछा जाएगा कि लश्कर-ए-तैयबा को क्या सहायता उसने प्रदान की, किस तरह की मदद लश्कर को उसने दी। इसके अलावा उससे पूछा जा सकता है कि लश्कर के किन सदस्यों के बारे में उसके पास क्या जानकारी है, किस किस मेंबर के लश्कर के मेंबर को वो जानता है। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ उसके जो रिश्ते हैं उसके बारे में भी उससे कई सवाल पूछे जाएंगे। उससे पूछा जा सकता है कि आईएसआई ने उसे क्या निर्देश दिए थे, किस तरह से डायरेक्शन दिए थे। और राणा से पूछा जा सकता है कि हमलों में आईएसआई की कितनी बड़ी भूमिका थी और इस योजना में आईएसआई के कौन कौन लोग शामिल थे। इसके अलावा हमलों की योजना के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमलों की योजना कहाँ बनाई गई थी, मुंबई हमले की योजना, और योजना में कौन कौन लोग शामिल थे और हमलों के लिए पैसा और हथियार किस तरह से जुटाया गया, ये भी राणा को बताना होगा। और राणा से पूछा जाएगा कि मुंबई हमले के बाद उसने क्या किया, उसने जांच एजेंसियों से बचने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, ये राणा को जवाब देना होगा। चूंकि राणा ने हमलों से पहले आगरा, दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घूमकर रैकी की थी, तो इस बारे में भी जानकारी उससे ली जाएगी और ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि मेडिकल की पढ़ाई के दौरान करने के बाद वो आतंक की दुनिया में कैसे आया और फिर आईएसआई के लिए वो कैसे काम करने लगा। एनआईए इन्हीं सवालों के जवाबों के आधार पर 26/11 हमले की जो जांच है उसे आगे बढ़ाएगी और हमलों में शामिल
अन्य लोगों और संगठनों का पता लगाने की कोशिश करेगी। तो ये पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मुंबई पर 26/11 का हमला करने के लिए पाकिस्तान से 10 आतंकवादी भारत आए थे, जिसमें से 9 को हमले के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, जबकि इकलौते जिंदा बचे आतंकी अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी पर टांग दिया गया। अब अमेरिका से तहव्वुर राणा को भी भारत लाया जा चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि उसका भी हिसाब जल्द हो जाएगा। लेकिन अब भी 26/11 के गुनहगारों की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका हिसाब बाकी है। आइए इन गुनहगारों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, 26/11 के आतंकी हमलों का जो असली मास्टरमाइंड है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया हाफिज सईद। और हाफिज सईद ने ही मुंबई हमलों की योजना बनाई, आतंकियों को ट्रेनिंग और साधन मुहैया कराए। हाफिज सईद ने अपने एक और संगठन जमात-उद-दावा के जरिए धन जुटाने का काम किया था। ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है हाफिज सईद, और पाकिस्तान के लाहौर में रहता है। लेकिन पिछले 2 साल में पाकिस्तान में इसके कई साथियों को अज्ञात बंदूकधारी मार चुके हैं, जिसके बाद ये कायर इतना डरा हुआ है कि इन दिनों छुपकर पाकिस्तान में रहने को मजबूर है। आइए अब आपको बताते हैं 26/11 के एक और गुनहगार के बारे में। इसका नाम है ज़की-उर-रहमान लखवी। इसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में हाफिज सईद के बाद लखवी का ही नाम आता है। लखवी वो लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक है, और ज़की-उर-रहमान लखवी वर्तमान में पाकिस्तान में ऐशो आराम के साथ रह रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान एक तरफ पूरी दुनिया के सामने ये ढिंढोरा पीटता है, झूठ बोलता है कि लखवी 2021 से पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ महीने पहले एक वीडियो आया था जिसमें लखवी आराम से कसरत करता हुआ नजर आ रहा था। 26/11 के गुनहगार लखवी को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकी घोषित कर रखा है। आइए अब आपको मिलवाते हैं मेजर इकबाल से। मेजर इकबाल की AI जनरेटेड इमेज है। मेजर इकबाल का नाम 26/11 के हमलों में बार बार आता है। यह पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का अफसर है। इसका नाम डेविड कोलमैन हेडली ने उगला था, और तहव्वुर राणा लगातार मेजर इकबाल के संपर्क में था। तो राणा से पूछताछ में इसको लेकर कई राज खुल सकते हैं कि ये इन दिनों कहाँ है, ये राज खुल जाएगा। अब बात करते हैं मेजर समीर अली की। ISI का अधिकारी मेजर समीर अली भी 26/11 हमले की साजिश में शामिल था। इसी ने मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को, जो 10 आतंकी थे, उनको AK-47 के कारतूस उपलब्ध कराए थे। मेजर समीर अली 26/11 हमले के दौरान कराची में लश्कर-ए-तैयबा के कंट्रोल रूम में भी मौजूद था। एक तरह से समीर अली लश्कर-ए-तैयबा और ISI के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता था। और 26/11 के हमले का एक और पापी है साजिद मीर। ये भी लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। जब मुंबई पर हमला हो रहा था तो साजिद मीर ही आतंकवादियों को सैटेलाइट फोन पर सीधे निर्देश दे रहा था। आपने भी वो आवाज़ सुनी होगी, देश के मीडिया ने वो टेप चलाए थे, वो टेप सुनाए थे। उसमें साजिद मीर सीधे सीधे डायरेक्शन दे रहा था कि किसको मारना है और कैसे मारना है। और 2023 में मीडिया में खबरें आई थी कि पाकिस्तान के डेरा गाजी खान जेल में साजिद मीर को जहर दे दिया गया है, लेकिन इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इस बीच मुंबई में 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने की खबर सुनते ही पाकिस्तान घबरा गया है। इसी हताशा में पाकिस्तान खुद को राणा से अलग करने की कोशिश में जुट गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया में भी ये घबराहट साफ दिखाई पड़ रही है। राणा के प्रत्यर्पण को लेकर पूछे गए सवाल में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उसे कनेडियाई नागरिक बताया है, और ये कहा है कि पाकिस्तान का कनेक्शन कोई नहीं है। जो पाकिस्तान का कनेक्शन राणा का है, उससे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश की है। और पाकिस्तान विदेश विभाग ने वीडियो बयान में कहा है कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों में अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है। उसकी कनेडियाई नागरिकता बहुत साफ है, यह पाकिस्तान का कहना है। हालांकि राणा के पास भले ही कनाडा की नागरिकता हो, लेकिन उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। वो पाकिस्तानी सेना में था, पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था, और ISI का आदमी रहा है। और पाकिस्तान का डर यही है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में आने के बाद अब वो मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका का सबूतों के साथ खुलासा ना कर दे। इसलिए
पाकिस्तान राणा से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को याद होगा जब मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब को फांसी हुई थी, जब उसे पकड़ा गया था तब भी पाकिस्तान ने उसकी नागरिकता से ही इनकार कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान की पोल खोल दी थी, कसाब के गांव तक पाकिस्तान का मीडिया पहुंच गया था। लेकिन तहव्वुर राणा की गिरफ्त से पाकिस्तान के ISI, लश्कर और बाकी नेटवर्क की पूरी पोल खुल सकती है। आप भी सुनिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ने वाला ये बयान। The Tahavur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. And as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. तो 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों के दौरान देविका महज 9 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर फंस गई थी। इस दौरान आतंकी कसाब ने एक गोली देविका के पैरों में भी मारी थी। देविका घायल हो गई थी और लेकिन देविका की गवाही पर ही कसाब को फांसी की सजा हुई थी। अब उनकी मांग है कि पाकिस्तान में छिपे साजिशकर्ताओं का भी पर्दाफाश किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। आइए सुनते हैं देविका के पिता और देविका का इस बारे में क्या कहना है। फाइनली इंडिया लेकर आ रहे तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारी इंडिया की। मैं इंडियन गवर्नमेंट को और US गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फाइनली तहव्वुर राणा आ रहा है, उससे काफी इंफॉर्मेशन हमारे देश को मिलेगी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल रही है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़ी बात, तहव्वुर राणा को हम इंडिया में या दिल्ली में ला रहे, उससे सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे प्रधानमंत्री जी की है, मोदी जी की। आज इतने करने बाद एक फर्स्ट प्रधानमंत्री जो आज मेन मास्टरमैन जो अमेरिका में था, सुप के बैठा था, आज उसको इंडिया में ला रहे। तहव्वुर राणा को जब फांसी दोगे ना तो अपना देश हिंदुस्तान एकदम जय जयकार होगा। तो आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का ये कदम सिर्फ 166 लोगों की मौत के गुनहगार को सजा दिलाने का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती कूटनीतिक शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक रणनीति का जीवंत उदाहरण भी है। जहां कांग्रेस सरकारों की निष्क्रियता में न्याय की राह रोक दी थी, वहीं मोदी सरकार ने उसे मंजिलों तक पहुंचाने का काम किया है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा 26/11 के पीड़ितों के लिए अब न्याय की पहचान बन चुका है। इसकी साफ वजह है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। मतलब साफ है, किसी भी सूरत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकी वारदात करने वाला कहीं भी छुप जाए उसे ढूंढकर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रतिबद्धता की वजह से किसी की हिम्मत नहीं है कि देश में बम धमाका कर सके। हालांकि उड़ी और पुलवामा में हमला हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने 10 ही दिन में पाकिस्तान में घुसकर, अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। इसी वजह से आतंकियों और आतंक के सरपरस्तों के हौसले बुरी तरह से पस्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल 21 मार्च को राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए वो भी इस बात की गवाही देते हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जो 2014 से 2024 के बीच यानी मोदी के कार्यकाल के बीच घटकर सिर्फ 2,242 रह गई हैं। और इसी दौरान आतंकी घटनाओं में होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु आतंकी हमलों में 81% तक कम हुई है और सुरक्षा बलों की जो शहादत है, जो मृत्यु है, उसमें 50% की कमी आई है। 2010 से 2014 के दौरान हर साल औसतन संगठित पथराव की 2,654 घटनाएं हुई, जबकि 2024 में संगठित पथराव की एक भी घटना नहीं हुई, जिसके लिए कश्मीर पहले बहुत बदनाम था, लेकिन हालात कश्मीर में सुधर गए हैं। वहीं 2004 में कुल 1587 आतंकी घटनाएं हुई थी, जबकि 2024 में सिर्फ 85 घटनाएं हुई। 2004 में नागरिकों की मृत्यु की संख्या 733 थी, जबकि 2024 में ये सिर्फ 26 है। और 2004 में सुरक्षा बलों की जो शहादत का आंकड़ा है, मृत्यु का आंकड़ा है, वो 331 था, जबकि 2024 में ये घटकर सिर्फ 31 रह गई है। और इतनी नहीं, 2019 में NIA एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें नए अपराध जोड़े गए और NIA को विदेशों में भी जांच करने का अधिकार दे दिया गया। और UAPA में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया, जिसके जरिए
संपत्ति जब्त करने और व्यक्ति और संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया। और यूएपीए के मामलों में एनआईए को लगभग 95% आतंकियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है, जो दुनिया भर की एंटी टेरर एजेंसी में सबसे ज़्यादा संख्या है। और आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई गई और कई ऐसे कदम उठाए जिनसे आतंकियों के साथ भारतीय बच्चों के जुड़ने की संख्या भी करीब करीब शून्य हो गई है। तो इतना सब पिछले 10 साल के अंदर आतंकवाद को रोकने के लिए किया गया है। और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण कोई आम प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि ये नए भारत की संकल्प का प्रतिबिंब है। और बीजेपी ने यूपीए सरकार पर आतंकवादी अजमल कसाब के प्रति नरम रुख अपनाने के आरोप भी लगाए। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। ये नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। नया भारत ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। ये एक्स्ट्राडिशन, ये प्रत्यर्पण इतना मुश्किल काम था, आप समझ सकते हैं। अमेरिका से किसी का एक्स्ट्राडिशन करा के और इंडिया में ले आना, वो भी तहव्वुर राणा जैसे एक क्रिमिनल का, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।